नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 4 मई दीदी गई, इसी आशा के साथ आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। बिल्कुल गौरव जी, और 4 मई दीदी कैसे जा रही हैं इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल में चुनाव हो, और चुनाव में एक प्रक्रिया होती है। 23 तारीख को वहां पर मतदान हुआ, अगले दिन एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म 17A। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सारे जोनल मजिस्ट्रेट लाके देते हैं, सारे जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके सामने ये सारे डेटाज होते हैं, सारे कैंडिडेट को स्क्रूटनी के लिए दिया जाता है। ये प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही मतदान प्रक्रिया एक तरह से पूरी तरह संपन्न होती है। ये दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी जारी किया है आज, ये प्रेस नोट है। और इस प्रेस नोट के तमाम पहलू हैं, जिसमें फॉर्म 17A जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स होता है, उसके बाद क्या हुआ, 152 असेंबली में ये बता रहे हैं कि साहब 600 से ज्यादा कैंडिडेट, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रिटर्निंग ऑफिसर के पास आए। वेस्ट बंगाल में 1478 1478 कैंडिडेट्स थे फर्स्ट फेज में। उनमें कुल मिला के 44,376 पोलिंग स्टेशन थे। नो रिपोल वॉज रिकमेंडेड, यानी किसी भी पोलिंग बूथ पर 44,376 कहीं रिपोल नहीं हो रहा। 17A से कंफर्म हो गया, ये आखिरी डॉक्यूमेंट होता है। सेम यही स्थिति तमिलनाडु के लिए। गौरव जी, मैं आपको एक पुराना कार्टून दिखा रहा हूं, और ये पुराना कार्टून 70s का है। ये वो साल जब हम पैदा हुए, लेकिन तब बंगाल का क्या हाल था और बंगाल के चुनाव किस तरीके से होते थे। आर के लक्ष्मण साहब का बड़ा प्रसिद्ध ये कार्टून है, तो मैं इस कार्टून को जरा दर्शकों को दिखाऊं। आप सोचें, ये 1970-71 और बंगाल के विधानसभा चुनाव, और लक्ष्मण साहब का ये कार्टून क्या कहता है। आप देखिए, सामने मिलिट्री जा रही है, उसकी गाड़ियां जा रही हैं, तमाम चीजें जा रही हैं, और उनका जो कॉमन मैन है वो भी खड़ा है। और वेस्ट बंगाल में चुनाव है क्या, या कहीं पर युद्ध है, इस तरह का कार्टून 70s में बना करता था। मुझे लगता है कि करीब 50-55 साल की उम्र में जो लोग भी बंगाल में हैं, उन्होंने अपने जन्म के बाद से ये इतिहास नहीं देखा होगा। पहला तो हिंसा रहित, आप उसे हिंसा नहीं कह सकते। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर आपस में लड़ गए, तो उससे राष्ट्रवादियों का क्या मतलब है, वो हिंसा भाड़ में जाए। उसके अलावा शुभेंदु सरकार नाम के एक कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को अभद्रता की गई, मारपीट की गई, लेकिन वो पांचों के पांच बुल्ले टांग लिए गए, इस समय हवालात में हैं। इसके अलावा कोई हिंसा नहीं। वेस्ट बंगाल से ऐसे चमत्कार की आपको उम्मीद थी, कहीं रिपोलिंग नहीं, कोई हिंसा नहीं। यहां से शुरुआत करें। अवनीश भाई, वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है राजनीतिक पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मेरे ख्याल से ज्ञानेश कुमार जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम और बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद कि बंगाल के इतिहास में पहला इलेक्शन ऐसा हुआ है जहां एक भी लाश नहीं गिरी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात को कोई नहीं बात कर रहा है कि वहाँ पर एक लाश नहीं गिरी है। इसके लिए ज्ञानेश कुमार जी हों, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन की ऑन मशीनरी हो, और हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सारे ही लगे हुए हैं, जो भी बल लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम कि बिना भय के और बिना एक व्यक्ति का जीवन लिए हुए पहला फेज का चुनाव संपन्न हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, लाश नहीं गिरी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि दूसरा फेज जो होगा 29 तारीख को, उसमें जो ऊर्जा लोगों को मिली है, जो विश्वास लोगों के घर में मन में बैठा है कि हर चीज व्यवस्थित होगी, हर चीज भय मुक्त होगी, और जो फोर्सेस हैं वो उसको भय मुक्त करके दिखाएंगी। जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि दूसरे फेज में हिंसा होगी, क्योंकि दूसरा फेज सबसे कठिन है।
और इसमें हिंसा के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो पहले फेज से विश्वास बैठता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात जो ज्ञानेश कुमार की मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने पहला फेज उत्तरी बंगाल में करा, जो ऊपर का हिस्सा है, जो जनरली मियाँ लोगों से मुक्त है काफ़ी हद तक। मुर्शिदाबाद को, इधर एक आध जगह को छोड़ दें तो वो जो हमारे गोरखा लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं दार्जिलिंग से नीचे आते थे, वो सारों सबने एक प्रधानमंत्री ने भी विश्वास उनके अंदर, अमित शाह ने भी एक विश्वास उनके अंदर जगाया है कि वो लोग खुल के वोटिंग करने आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो एक बात लोगों की हो सकता है कुछ समझ में आ रही हो, लेकिन जितना मैंने देखा है किसी ने इस बारे में बात नहीं करी। समाज में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की जो धुरी होती है वो महिला होती है। आपके परिवार में भी अगर कोई परिवर्तन होगा, आपके पिताजी कितना कर लें या मैं अगर अपने परिवार में कुछ परिवर्तन लाना हूँ, मेरी सोच भले ही कितनी हो परिवर्तन के लिए, आपकी सोच कितनी हो, जब तक हमारी पत्नियाँ, जब तक हमारी माताएं, जब तक हमारी बहनें उस चीज़ को इंडोर्स नहीं करेंगी और उनको परिवर्तन में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक परिवर्तन आ नहीं सकता। ठीक है, डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इस चुनाव में पहले फेज में आपने ये देख लिया अच्छी तरह से, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि महिलाओं से परिवर्तन आता है। आप देख लिए सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, और इन सब में जो मूल बिंदु है वो ये है कि महिलाएं बिना भय के बाहर निकली। ये जो भय मुक्त चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्ञानेश कुमार और हमारी फोर्सेस को बहुत कोटि कोटि नमन कि वो ये असंभव कार्य करा चुके। जबकि आर के लक्ष्मण का जो आपने कार्टून दिखाया वो आज का नहीं है। पहले 20 साल कांग्रेस ने राज करा, फिर 34 साल लेफ्ट ने राज करा, फिर 15 साल ममता ने राज करा। इतना बड़ा पीरियड में बंगाल में हिंसा ना हुई हो ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा से बंगाल हमेशा से रहा है, और वो हिंसा के कारण जो लोग नहीं निकल रहे हैं। अब आप एक चीज, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो रूरल बंगाल है, उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है चुनाव में। किसको वोट करा है वो अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो आप लोग कीजिए। ठीक है ना, आपके अच्छे वक्ता हैं जो सीटों का ज्ञान रखते हैं, उनसे बात कीजिए। लेकिन जो रूरल बंगाल का रोल रहा है, जो गरीबों का रोल रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे जो लोग हैं गांव के, उनका जो रोल रहा है वो अप्रत्याशित है। अब जो चैलेंज है वो 29 तारीख का है, क्योंकि यहाँ पर भद्रलोक के लोग आएंगे और ये वो हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीठी मीठी बातें करेंगे, इनका सबसे बड़ी सोच है हमें सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता है। ये उस मानसिकता की मिडिल क्लास बंगाल में है। इसीलिए अवनीश भाई, पिछली बार जब हमारा बंगाल पे वीडियो हुआ था, मैंने आपको एक क्या बात बोली थी कि असम का चुनाव असम के लोग लड़ रहे हैं, बंगाल का चुनाव भारत लड़ रहा है। तो इस वक्त अगर आप पलट के देख लें चुनाव को, तो भारत इस चुनाव में पूर्ण रूप से समर्पित है। और आपने इतना पोजीशनिंग नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नहीं देखी होगी जितनी वहाँ है। और इसके अलावा भाजपा के और भी लोग हैं जो शायद कैमरे पे कैप्चर नहीं हुए, या जो डोर टू डोर जा रहे हैं कैमरे पे कैप्चर नहीं हो पा रहे। अब उसमें आप देख लीजिए, टॉप 3 तो आपके नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं। उन्होंने बदलाव लाया है। नीचे अगर आप चले जाएं लोकल लैंग्वेज लेवल पे, तो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी को दिखाया नहीं गया है, लेकिन स्मृति ईरानी का इतना रोल है कि पूछिए मत। तो बंगाल बदलाव की ओर जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी 4 मई दीदी गई कि शुभ चिंतन है, देखते हैं क्या होता है। पर बिल्कुल ठीक बात है। आइए जी। बंगाल हमारे लिए, अब जब इतने सारे लोग हैं, आपने ये लोग असम में नहीं देखे, आपने ये लोग इतने सारे, इतना पॉस्चरिंग और इतना ज़्यादा मेहनत इन लोगों की आपने असम में नहीं देखी, पुडुचेरी में नहीं देखी, केरल में नहीं देखी, तमिलनाडु में नहीं देखी। उसका कारण है
कि इस बार बंगाल को हमने पूरा हेड ऑन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाई भी दे रहा है। और जिस तरीके से मैं जो 1 हफ्ता मैं बंगाल में रह के आया, मैंने बंगाल छोड़ा 16 तारीख को। मुझे उस समय ये लग रहा था कि जो एक महक आ रही थी, लेकिन फिर भी उतना वोकल नहीं था। और अचानक फर्स्ट फेज की पोलिंग के 1 हफ्ते पहले जो बंगाल बोल-बोल के मुखर हुआ है, उसका नतीजा 92% वोटिंग और शांतिपूर्ण वोटिंग, कोई रीपोलिंग नहीं, ये हमारे सामने है। अब पिछला जो था पहला फेज़ वो 16 जिलों में था। 16 जिलों में 152 सीटें, इसमें 148 142 सीटें हैं। जिले हैं 8, 1448 उम्मीदवार हैं। अब इसमें जो कहा जाता है कि साहब ये भाजपा के लिए थोड़ी कमज़ोर कड़ी है और जो पहला फेज़ था वो भाजपा के लिए है। एक्चुअली इसका डिटेलिंग क्या है मैं केवल आपके सामने रखूँगा और 2 चीज़ें मैं आपको ध्यान दिलाऊँगा। अब इसमें देखें आप तो हावड़ा है, नदिया है, पूर्व-पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें हैं, उसके बाद पूर्व-पश्चिम बर्धमान है इसी में, जहाँ पर टीएमसी ने 2021 में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो उत्तरी बंगाल में अगर कहा जाता है कि जंगल महल और बाकी सारे इलाके हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ये है कि नदिया जिले का करीमपुर सीट है, तेहट्टा सीट है, चापड़ा है, कृष्णगंज सीटें हैं, ये सीधे-सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से लगती हैं। इसी तरह 24 परगना उत्तरी जिले का बोंगो है, बगदा विधानसभा है, स्वरूपनगर, बशीरहाट, ये भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दक्षिण परगना में आप देखिए सुंदरबन का जो इलाका है जिसमें हिंगलराज सीट और संदेशखाली बदनाम सीट वो आती है, वो भी बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो ये करीब 25 ही ऐसी सीटें हैं जो डेमोग्राफी के तौर पर ममता को सूट करती हैं। लेकिन इस बार अगर मुर्शिदाबाद का देखें तो जहां हुमायूं कबीर और टीएमसी के बीच में झड़प हो गई, यानी वहां बंटवारा है मुसलमान का वोट, क्योंकि वो जान रहा है कि दीदी नहीं आ रही हैं, तो वो उस तरफ जा रहा है अपने मजहबी भाइयों के बीच। ऐसे में क्या ये 42 सीट जिसको मजबूत कड़ी बोला जाता है वाकई मजबूत रह गई। और अर्बन वोटर जिसको आपने कहा कि वो बदलोग रहता है, उसने जिस तरीके से परिवर्तन लिया है, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे कूच बिहार का एरिया हो, क्या आपको लगता है कि अब ये दूसरा फेज भी ममता बनर्जी के लिए कोई मजबूत कड़ी रह गई है? देखिए पहले फेज में 150 सीटें थी। मेरा रफ एस्टिमेट ये है, देखिए वेरी स्पेसिफिक सीट की तरफ तो मैं जा नहीं रहा, ठीक है। उसका एक कारण ये है कि अगर सरकार भाजपा की बनती है और आपके बॉर्डर एरिया ममता के हाथ में, बॉर्डर एरिया की सीट ममता के हाथ में रहती है, तो ममता के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अगर भाजपा बनती है तो सख्त कार्रवाई होगी और अच्छे अच्छों का तेल निकाला जाएगा, ठीक है। तो 4, 5, 10, 20 सीटें इधर उधर होती हैं और बॉर्डर एरिया की ममता के हाथ में जाती हैं, किसी और के हाथ में जाती हैं, और सरकार अगर भाजपा की बनती है तो वो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अपने व्यक्तिगत जो मेरा नेटवर्क है उसके माध्यम से, और आप तो अभी गए थे, हम पिछले 4 महीने में 3-4 चक्कर बंगाल के लगा चुके हैं। बंगाल में ख़ास तौर से चुपचाप जाना होता है, चुपचाप आना होता है। तो हमारी ये संभावना, सोच है कि 150 में अगर हम 25 सीटें ममता को दे भी दें और 5 सीटें इधर-उधर और दे दें, तब भी भाजपा 110-120 सीटें तो ला रही है। और अगर भाजपा 110-120 सीटें ला रही है तो 294 में आपने लगभग आधा रास्ता तो कंप्लीट कर दिया। रहा सवाल फेज़ 2 का। अच्छा, फेज़ 2 पे जाने से पहले मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बंगाल में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या बंगाल का चुनाव यूपी जैसे ही चुनाव है या बिहार जैसे ही चुनाव है या कुछ है? ऐसा नहीं है। अगर आप भारत का नक्शा उठा के देखें, और भारत का नक्शा अगर आप ऊपर कश्मीर से शुरू हो जाइए, ईस्टवर्ड आइए, तो जब आप नीचे उतरेंगे कश्मीर से, तो आपको पहले मिलेगा हिमाचल। तो हिमाचल में जो हिमाचल का बॉर्डर है वो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, ठीक है। वहाँ से आप
लेकिन हिमाचल में छोटी सी जगह इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि हिमाचल में अभी भी हिंदुओं का बहुत बड़ा कब्जा रहा है, ठीक है ना। अब आप नीचे और आते जाइए, आपने बिहार कॉन्कर कर लिया, जो आपका पहली चीज उत्तराखंड पड़ता है वो आपके पास है, यूपी आपके पास है, बिहार जहां मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होती थी वो अब आपके पास है, छोटा सा झारखंड बताया, बट झारखंड डायरेक्टली बांग्लादेश से टच नहीं होता, झारखंड बंगाल से टच होता है। अब आप और नीचे आ जाइए, उड़ीसा आपके पास है, फिर आप नीचे आ जाइए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये कोस्टल है, ऊपर जाइए तो गोवा है, उसके बाद आपका मुंबई महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया और पंजाब आ गया। तो अब आपका चैलेंज, बंगाल अगर आपने जीत लिया, क्योंकि ये सबसे कमजोर कड़ी थी ममता की वजह से, जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था, और इन्फिल्ट्रेशन का मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी का व्यक्ति हूँ, मेरे लिए इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है आपकी मेड आ रही है, ड्राइवर आ रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो मैनेज हो जाएगी। मेरा है जो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, वो बंगाल से आ रहा है। तो अब आपके पास जो बचा वो बंगाल ही कॉन्कर करने को रह गया है, क्योंकि पंजाब से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है, हथियार ड्रोन के माध्यम से आते हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है। इन्फिल्ट्रेशन ह्यूमन जो एंट्री है वो बंगाल से हो रही है। जब आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की बात करते हैं, ये कोस्टल रीजन है, जो कोस्टल रीजन है वहां पर इंडियन नेवी खड़ी हुई है, तो वहां से आने का कोई मतलब नहीं है। जो एक श्रीलंका से आते हैं, या जो कुछ बोटें आ जाती हैं कि उसमें सोना आ गया या हथियार आ गया, कुछ आ गया, वो हमारी कोस्ट गार्ड देख लेगी, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के पीछे इंडियन नेवी खड़ी हुई है, वो मैनेज कर लेगी। लेकिन बंगाल सबसे बड़ा लीक पॉइंट था, और वो इसलिए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बंगाल का जीतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा लीक पॉइंट है, वो बाकी जितने हैं वो मैनेज हो जाएंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में फौज खड़ी हुई है, आप नीचे जाएं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो हैं कोस्टल हो गए, उड़ीसा आपके पास हो गया, सारे सिक्योर हैं। आपकी मेन सिक्योरिटी वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल आपको, अब दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, जो ये पाकिस्तान का पोस्टमैन है, अमेरिका के लिए काम करता है, आसिम मुनीर, इसने कई बार, उनके जर्नल्स बांग्लादेश में गए थे, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने से पहले, मतलब नई सरकार आने से पहले, तो जब ये लोग गए थे तो इन्होंने क्या कहा था कि अगला अटैक हम ईस्ट से करेंगे, और ईस्ट से अटैक तब संभव है जब बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सॉरी, जब वेस्ट बंगाल पोरस रहेगा। अभी अगर कांग्रेस की, भाजपा की सरकार आती है तो फेंसिंग होगी, सारी चीज़ें फिक्स करी जाएंगी, जो पोरस है उसको मिशन मोड में लेके कंप्लीट करा जाएगा। तो आपने बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल इंसुलेट कर दिया, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार अब आपके साथ काम कर रही है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, पीछे से कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें तेल चाहिए, गैस चाहिए, जो भी चाहिए वो चाहिए तो भारत से, अमेरिका पैकेट में लग के तो नहीं आ रहा है, तो वो आप सिक्योर कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ये सारा कोस्टल बताया, हिमाचल, उत्तराखंड बताया, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा आपका भाजपा के साथ है, वहाँ कांग्रेस नहीं है, और इसीलिए असम ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर असम जीत लिया, जो कि उम्मीद है, अगर असम आपने जीत लिया तो नॉर्थ ईस्ट आपका पूरा सेफ हो गया, और जब नॉर्थ ईस्ट आपका सेफ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल सेफ हो जाएगा, जो कि इन्फिल्ट्रेशन का सबसे मेजर पॉइंट है, तो अवनीश भाई आप लिख के रख लो, मणिपुर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए वेस्ट बंगाल जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने खाका खींचा है, और अभी आपने जो बताया कि इन्फिल्ट्रेशन, तो इस लिहाज से मैं एक खबर वही दिखाने की तैयारी कर रहा था। बांग्लादेश की सेना, एयरफोर्स, आर्म्ड सेना, उनमें गिरफ्तारियां हुई हैं, और उनमें दबिश पड़ी है, रेड पड़ी है, और ये तार बिल्कुल आसिफ मुनीर के उस जो डिजाइन था
कि उधर से आक्रमण होगा, उससे जुड़ी हैं। और वहाँ बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता बदली है, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हम इस पर भी एक वीडियो करेंगे, डिटेल से करेंगे। मैंने संपर्क किया है सलाउद्दीन शोएब चौधरी से, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल नज़दीकी मामला है। आप सोचिए, अप्रैल में 20 अप्रैल को ये सारी गिरफ्तारियाँ होती हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 25 तारीख है और उसके बाद 4 मई को रिज़ल्ट आना है। यानी कि एक तरफ रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाए, एक बार फिर 5 साल की मियाद बढ़ जाए, ममता अगर आ जाती हैं, बरकरार रहती हैं और फिर उसके पीछे एक्शन तैयार था। क्या यही वजह है कि भारत लड़ रहा है वेस्ट बंगाल का चुनाव, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, गृहमंत्री लड़ रहे हैं, कैंप किए हुए हैं? जी। मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो मेरे शब्द बहुत सरल होते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे का अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जब कोशिश हमने करता हूँ वैसे। जब हमने पिछली बार वीडियो करा था बंगाल पे, और मैंने आपको बोला था असम का चुनाव असम ही लड़ेगा और यस। बंगाल का चुनाव भारत लड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मैंने आपके सामने रखी थी। बहुत सारे दर्शकों को समझ में नहीं है, अब क्या करूं, मेरा बोलने का तरीका वही है। लेकिन भारत इसलिए लड़ेगा क्योंकि ठीक है यार, राजनीति अपनी जगह है, जो राजनीतिक लोग हैं वो करते रहें जिन्हें जो करना है, लेकिन मैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से सोचूं तो इस वक्त बंगाल को सिक्योर करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भारत के मैं ये इंटीग्रिटी गौरव जी, ये ट्वीट दिखा रहा हूँ। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के एडिटर हैं। इनका लंबा आर्टिकल है, मैं ये आर्टिकल आज ही मैंने पढ़ा, उन्होंने इनबॉक्स किया और इसमें साफ तौर पर है कि आईएसआई किस तरीके से वहां प्लान कर रही थी और बट नेचुरल आईएसआई जब वहां प्लान करेगी तो भारत के लिए ही प्लान करेगी। असम एक बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर है। ये तो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश पाकिस्तान की तरफ से, और इसको रोकने के लिए बंगाल का चुनाव। फिर वही बात आ जाती है कि पॉइंट ये नहीं है कि बांग्लादेश ऐसा करेगा, पॉइंट ये बांग्लादेश से कौन करवा रहा है। भाई पाकिस्तान करवा रहा है, आईएसआई घुसी बैठी है। आईएसआई क्यों कर रही है? वो कोई ऐसा नहीं वो बंगालियों को अब अपना भाई मानने लगे हैं। वो जो खुंदक है उनके अंदर, वो 90,000 की पेंटें खुलवाई थी, वो आज भी है। लेकिन मेन कारण ये है कि पाकिस्तान आईएसआई इस वक्त अमेरिका के लिए काम कर रही है। और अगर आप थोड़ा सा मैप राइट साइड को और जाके देखेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो चीज़ एक बनती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट में जिसे हम चिन एरिया कहते हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट चिन एरिया को कंट्रोल करने का है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। और वो इसीलिए है कि वहाँ से वो अपनी बैटरीज वगैरह लगा के, मिसाइल बैटरीज वगैरह लगा के भारत और चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये मत भूलिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग का, और इसका पूरा कनेक्शन कोलंबिया ड्रग कार्टेल से है। और कोलंबिया ड्रग कार्टेल और ये जितना भी ड्रग बिजनेस है इसको सीआईए चलाता है। पाकिस्तान तो मोहरा है, पाकिस्तान चपरासी है, चपरासी का काम करता है। आसिफ मुनीर चपरासी से ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है। कि भाई आप एक बार बताओ, पिछले 2 महीने 3 महीने की डेटा उठा के देख लो, रिपोर्ट्स उठा के देख लो, आसिफ मुनीर ने कोई ऐसा काम करा है जो एक जनरल करता है फौज का? आसिफ मुनीर ने केवल एक पोस्ट ऑफिस का काम करा, मतलब एक जो कोठे के बाहर दलाल बैठे होते हैं ना, आसिफ मुनीर का काम वही दलाली का है। पैसे दे दो दिलवा दूंगा, पैसे दे दो दिलवा दूंगा, वो वाला काम कर रहा है। तो इसीलिए बंगाल जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक तरह के, अगर मतलब इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सब मानता हूँ कि ये एक तरह का अंतिम युद्ध है। अगर आपने एक बार बंगाल सिक्योर कर लिया, और आप याद रखिए अगर 4 मई को भाजपा की सरकार बनती है तो बंगाल देश आज़ाद होने के बाद सर्वप्रथम अब जो आज़ाद होगा वो बंगाल होगा। बंगाल की आज़ादी 4 मई को डिसाइडेड है। अब या तो वो वहीं गुलामी में रह जाए, क्योंकि देखिए क्या हुआ, कांग्रेस ने जब रूल करा वो करप्ट रूल था। फिर सीपीआई ने जब कांग्रेस को हटाया और रूल करा, उन्होंने गुंडे तैयार करने शुरू करे। ममता दीदी ने क्या करा, जब वो सत्ता में आई तो सत्ता में पहले तो सिंगूर से आई थी और परिवर्तन से आई थी, और उसके बाद जो माफिया था लेफ्ट का, जो पोलिंग लेवल पे, बूथ लेवल पे जो गुंडे मवाली जो थे उनके,
उन्हीं को तो ममता, वही तो ममता की स्ट्रेंथ है। ममता की स्ट्रेंथ ना काम है, ना गवर्नेंस है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है। ममता की स्ट्रेंथ क्या है? वही गुंडे मवाली है। और जो आरजी कार का इश्यू हुआ, आरजी कार मेरे ख्याल से सबसे बड़ी नेल थी ममता के ताबूत में, क्योंकि वो इतना भयानक था। और भारत, और ये मतलब भारत कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने आरजी कार की वो जो बच्ची थी उसकी माता जी को लॉन्च करा, मतलब उसको उनको टिकट दिया लड़ने के लिए, और वो घर घर जाती है, वो रोती है, उनका दर्द। अब महिला का दर्द कौन समझ सकता है? महिला समझ सकती है ना। तो आप मान लीजिए आप कांग्रेसी वोटर हो या तृणमूल के वोटर हो, पर जब एक माँ की व्यथा सुनोगे तो उस माँ को तो आप गले लगाओगे ना, बस वहीं हृदय परिवर्तन हो जाता है। दूसरा काम जो एक बहुत अच्छा बच्ची है जो कर रही है, मेरे लिए तो बच्ची ही होगी, 25 साल की लड़की क्या बच्ची ही होती है, वो है आपकी आपके यूपी की, बिहार की जो है ना, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर बड़े सटल वे में, मतलब वो कोई राजनीति नहीं खेल रही है, वो जय श्री राम प्रमोट कर रही है, वो भजन गा रही है, वो उस माँ के आंसू पोंछ रही है, वो उन सारे माँओं के आंसू पोंछ रही है। तो अगर आप पूरी अमित शाह की रणनीति देखें तो इतनी वेल क्राफ्टेड पॉलिटिकल अप्रोच रखी है इस बार कि हर एक व्यक्ति को छू सके, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। और आपको याद होगा 2021 का चुनाव, बंगाल में 2021 का चुनाव था, तो कैलाश सत्यार्थी थे जो एमपी के थे, उनको परिवेशक बनाया था। गए 4-5 नमूने और थे भाजपा के जो थे। अब मैं कैलाश जी पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कांड हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कर्म कांड सबके पता है मुझे। इस बार किसी को नहीं आगे करा। इस बार जो बैटन है वो अमित शाह ने अपने हाथ में लिया है, और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के किसी को वो नहीं दिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा लें तो वो बकवास हो गई, ठीक है, मतलब एक वर्ग तो हिल ही गया। फिर आपने, नरेंद्र मोदी ने हुबली में बोट राइड कर ली, ठीक है, वो वायरल हो गई। अब कांग्रेस और टीएमसी परेशान ये है कि उनके दिमाग में ये चीजें क्यों नहीं आ रही हैं। अब झालमुड़ी खाई, उसके बाद सारे कांग्रेसी झालमुड़ी खाने चले गए। तो भैया तुम बेवकूफ़ हो, अगर उस इंसान ने झालमुड़ी खा ली है और आप जाके खाने जा रहे हो तो आप कॉपी कैट माने जाओगे, आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हो। और वही बोट राइड में, अब बोट राइड का एक दूसरा पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी ने हुबली को प्रमोट कर दिया। अगर भाजपा की सरकार बन जाती है, और मैं अगर कोई भाजपा का या प्रधानमंत्री के दफ्तर से कोई ये सुन रहा है, तो मैं उससे निवेदन करूंगा, जिस तरह हमने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है, आप उसी तरह वेस्ट बंगाल का हुबली रिवर फ्रंट बनाइए। बहुत रेवेन्यू है, बहुत टूरिज्म है, जो सालों से अटका हुआ था, और उसको बदल सकता है, बंगाल को बदल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अमित भाई, अवनीश भाई। मेरे लिए जो मेन कंसर्न है रहता है वो सिक्योरिटी का रहता है, नेशनल सिक्योरिटी। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके 2 ग्रैंड मास्टर चेस बोर्ड पे बैठे हुए हैं, तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं। बिल्कुल सर। और सिक्योरिटी वाला जो ये एंगल है, मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव के लिहाज से जितनी भी चर्चाएं हुई होंगी दर्शकों, आपको ये एंगल कहीं और सुनने को नहीं मिला होगा। इसीलिए पिछला वीडियो भी गौरव जी के साथ जब हमने कहा तो ये वहीं पर बिंदु उठा, और आज आप देखिए हमारे पास एक डेवलपमेंट है, बांग्लादेश में क्या क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी ये चल रहा है, हम उस पर भी डिटेल लेके आएंगे। अच्छा गौरव जी, एक चीज और, इस बार जो बांग्लादेश मैंने में महसूस किया। बांग्लादेश में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे उनकी एयरफोर्स में हुई हो, चाहे उनकी आर्मी में हुई हो, क्या बांग्लादेश के पास एजेंसी है ढूंढने के लिए? बस समझ जाओ। मैं भी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, हमारे दर्शक भी सुधी हैं, वो भी समझ रहे हैं। तो एक तरफ अननोन होता है, तो दूसरी तरफ इस तरह की अननोन एजेंसियां भी होती हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि इंडिविजुअली है। लेकिन
एक चीज अब आएंगे जरा बंगाल चुनाव के, चूंकि दूसरा फेज है तो थोड़ा सा आपसे लोग चुनावी बातें भी जानना, हालांकि मैं आपको चुनावी बातों में बहुत ज्यादा उलझाता नहीं हूँ। आपने वैसे भी कहा कि हम आपके पास बहुत हैं साहब, लेकिन आपके हमारे पास आप भी हैं। दूसरे फेज हो चाहे पहला फेज हो, मैंने जो महसूस किया कि इस बार भाजपा ने, एक तरफ तो ममता बनर्जी उलझी जाके एसआईआर में, इलेक्शन कमीशन से लड़ती रही और तमाम इन चीजों में अपना पूरा पार्टी का काम आईपैक को उठा के दे दिया था। पर्ची बनाने से लेके झंडा बैनर पोस्टर टांगने, 100 विधायकों का सिटिंग टिकट काट दिया था। लेकिन उसके दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की समस्याएं, बंगाल का पलायन, बंगाल में जो गंदगी व्याप्त है, इंडस्ट्री गायब है, ये सारी चीजों से पैने तरह से बंगाल का चुनाव बंगाल में लड़ा, बंगाली आदमी को आगे करके लड़ा, और तो और मुंह से कह भी दिया कि बंगाल में पैदा हुआ बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। शुभेंदु अधिकारी को चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल स्टेट लीडर के तौर पर, चेहरे के तौर पर सामने चल रहे हैं। ममता बनर्जी हवा हवाई रह गई। आत्म आत्मविश्वास या भाजपा की इस जमीनी रणनीति को आंक नहीं पाई, या वो अपना जो मास्टर कार्ड आमेर बांग्ला ये सब बाहरी इसी पर लटक गई। भाव गणित पे ही चुनाव, काम कुछ था नहीं उनके पास। देखिए, ममता बनर्जी के पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ी ताबूत की कील साबित हुई है वो आरजी कार है। दूसरे आईपैक की जिस तरह से उन्होंने हरे रंग की फाइल स्नैच करी, जहां एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का जाना अपने आप में ही गलत था, ठीक है ना। इससे लोगों को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, दीदी कुछ तो गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो देखो, इन लोगों का, भद्रलोक का क्या है, ये 15 साल 20 साल बाद जगते हैं एक परिवर्तन के लिए। भाजपा का फोकस पूरा बंगाल के डेवलपमेंट पे रहा है। भाजपा ने खोल खोल के लोगों को दिखाया है कि इंडस्ट्री पे ताले कैसे लगे। भाजपा ममता के राज में इंडस्ट्री लगभग नहीं, खत्म ही हो गई है वेस्ट बंगाल में। जो सबसे अच्छा काम करा, और मैं उसको पहले दिन से बोलता हूं, आप चुनाव से पहले का ट्विटर उठा के देख लीजिए, आप चुनाव से पहले का फेसबुक उठा के देख लीजिए, 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले का, सब क्या कह रहे थे। और आज की बात नहीं है, मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं। जब आरजी कार हुआ, जब आईपैक का इश्यू हुआ, जब और सारे इश्यूज हुए, कर्मकांड हुए, सबने एक मुक्त तरीके से क्या बोला, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और मैं हमेशा से कह रहा था बंगाल का सल्यूशन प्रेसिडेंट रूल नहीं है, क्योंकि दीदी चाहती थी प्रेसिडेंट रूल रखे। अगर प्रेसिडेंट रूल रखता तो ये जो 15 साल की भड़ास लोग निकाल रहे हैं, जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो 15 साल फिर रिवर्स हो जाता। तो बंगाल में प्रेसिडेंट रूल कभी लगना था ही नहीं। और हर आदमी यही बात कर रहा था कि भाई कल कुछ हो गया, अब देखो अमित शाह की मीटिंग हुई है, अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, गवर्नर चेंज हो गया, अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल नहीं है। दीदी चाहती थी प्रेसिडेंट रूल लगे ताकि उनका रिवाइवल हो जाए। प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब था बंगाल 15 साल फिर पीछे चला गया सिंपैथी में दीदी के साथ। आप जीत ही नहीं सकते थे बंगाल, और बंगाल नहीं जीत सकते थे तो आप डंके की चोट पे नहीं बोल सकते थे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारे देश का बॉर्डर सिक्योर है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो छेद है वो वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल। यही कारण है जितने ओवर द ग्राउंड वर्कर हैं आईएसआई के भारत में, वो सब इस वक्त किसी ना किसी रूप में ममता दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। सबके पास मैसेज आ चुके हैं। कोई बोल रहा है प्रधानमंत्री महिला बिल लाना चाहते थे, लेकिन एक महिला के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या? आप एक बात याद रखो हमें, अवनीश भाई, 2014 में जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, लोकसभा के बाद ही होते हैं हरियाणा। उस वक्त पाकिस्तान से अनप्रेसिडेंटेड सीज फायर वायलेशन हुआ था, अगर आपके लोगों को याद हो तो। और
मेरा अकाउंट तो नहीं है ट्विटर का, लेकिन मैं अगर होता तो मैं साबित कर देता। मैंने लिखा, मैंने कहा ये सीज फायर इसलिए नहीं हो रहा है कि इंडो पाक इशू है कोई, ये सीज फायर इसलिए हो रहा है ताकि नरेंद्र मोदी को हरियाणा और महाराष्ट्र में कैंपेन के लिए ना जाना पड़े। और वही नैरेटिव कांग्रेस और हर विपक्ष ने कहा कि अरे सीज फायर हो रहा है, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, हमारे जवानों पर फायरिंग कर रहा है, नरेंद्र मोदी इलेक्शन में बिजी हैं, इलेक्शन। आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है कि हाँ ये हो रहा है, मणिपुर में वायलेंस हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, तेल के दाम नीचे हैं, तेल के दाम ऊपर हैं, गैस का ये इशू है, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। आपने पता अमित शाह ने वेस्ट बंगाल में बैठे बैठे जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम कर दिया? मैं अभी पोस्ट करूंगा, लिखा है मैंने, अभी पोस्ट नहीं करा है। 17-18 ऐसे काम कर दिए जो जम्मू कश्मीर सिक्योर कर दिया। ये वो व्यक्ति है जो इस वक्त बंगाल में बैठा है, वहाँ बैठे बैठे कर दिया। तो इन लोगों को काम करना आता है। तो देखिए, जैसे 2014 में विरोध हुआ था क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र कैश काम है, यस राइट। तो वो चाहते थे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को वहां से दूर रखा जाए। अमित शाह तो नहीं थे सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी को सरकार वहां से दूर रखा जाए ताकि हरियाणा और महाराष्ट्र, वही आज हो रहा है। चाहे वो तुम्हारी वो ओवर द ग्राउंड वर्कर जो हैं, पत्रकार वगैरह, वो सब आजकल क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ अमित शाह वहाँ क्या कर रहे हैं, ये कांड हो रहा है, वो कांड हो रहा है। इतना तो 140 करोड़ का देश है, कांड कूट होते रहेंगे और रोज ही होते हैं। इतने बड़े देश में ऐसा सोचना कि कहीं कुछ नहीं होगा, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन दोनों के लिए बंगाल भी चुनाव नहीं है, युद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, आपको अब पता चल रहा होगा कि नेशनल सिक्योरिटी का ये जो इशू है उसके लिए बंगाल कितना है। हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन के लिए बंगाल है, लेकिन उसके साथ साथ सीधे सीधे दुश्मन के लिए एक द्वार है जिसे वो खोलने की तैयारी में है। और इसलिए बंगाल का चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। भाजपा की सरकार आ जाएगी, मात्र इतना चुनाव नहीं है, बल्कि इससे कई गुना आगे है। हाँ, हमें सुखद भरोसा और सुखद एहसास इस बात का है कि खुद बंगाल ने इस बात को समझा है और पहले फेज के 152 सीटों पर जो दिखाई दिया है उत्साह, चाहे नंबर्स में, चाहे शांति का, और कोई बिना रुकावट के मतदान होना, कहीं कोई रिपोलिंग नहीं होना, ये बताता है कि सेकेंड फेज भी कैसा होगा। और इसीलिए बंगाल ने अब खुद के बारे में सोचा है। तो जब बंगाल ने खुद के बारे में सोचा है तो बंगाल का निर्णय आपको पहले फेज में दिखाई दे चुका, दूसरे फेज में जरूर दिखाई देगा। आशा है कि जिस तरह पहले फेज में हिंसा रहित चुनाव हुआ है, ठीक वही रिपीट होगा सेकेंड फेज में। हालांकि गौरव जी ने जो बात कही कि इस दौर में ममता बनर्जी निश्चित तौर पर एक अपने प्रभाव वाली सीटों पर कुछ प्रयास करा सकती हैं, लेकिन ये जनता के उत्साह पर कितना भारी पड़ेगा ये 29 तारीख को पता चलेगा और अंतिम रिजल्ट 4 तारीख को। हम प्रयास करेंगे कि इससे पहले भी, हम 4 मई के पहले भी गौरव जी से कम एक बार बात और करें बंगाल के दूसरे फेज के मतदान होने के बाद। गौरव जी, आपने हमें समय दिया और परहैप्स ये अकेला एंगल है, अकेला वीडियो है जहां पर वेस्ट बंगाल के चुनाव पर नेशनल सिक्योरिटी के इस गंभीर इशू और उसके सबूत जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, इसके साथ बात हुई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये बंगाल चुनाव के बहाने एक दूसरे तरह का वीडियो, दूसरी बात कहता हुआ, बड़ी बात कहता हुआ आपके सामने है। इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। गौरव जी कंक्लूड। अरे यार भाई, मेरे वो विलेज की बात हमने करी थी, वो भी हमें निपटाना है। जनता जूते लेके मार रही है कि भाई आप कब करोगे। मेरे पास अब प्राइवेट मैसेज आने लगे। बिल्कुल। और हमारे हर वीडियो पे ये कमेंट आ रहा है। दर्शकों, थोड़ा सा बंगाल चुनाव निपट जाने दीजिए। किसी ने मेरा एक डमी, मतलब एक मेरा डमी फोन है, तो किसी को उसका नंबर मिल गया। भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 3 बजे कॉल करते हैं और पूछते हैं सर आप ये वीडियो कब करेंगे। मैंने कहा, मेरे मन में आया 3 बजे। और उसके बाद लोग कहते हैं कि हम चैनल का कोई ये कांटेक्ट नंबर जो है स्क्रीन पे दिखाना शुरू करें। तो खैर, ये भी हमारे दर्शकों का और की अपेक्षा ही नहीं बल्कि उनका स्नेह है। बहुत जल्द हम वो वीडियो लेके आएंगे। थोड़ा सा चुनावी चर्चा और वेस्ट बंगाल का चुनाव आज के इस वीडियो के बाद आपको लग रहा होगा कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा
कि ये कोई एक पार्टी दो पार्टी का चुनाव नहीं है, ये देश वर्सेस हमारे दुश्मनों के बीच का चुनाव है। ये भी एक अद्भुत है। तो हम एक बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आएंगे। आपके दर्शकों को एक निवेदन कर दूं, उनकी इच्छा है कि वैसे तो हमने देखिए 40 मिनट बात करी है, 40 मिनट में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं और मैं लिखता बहुत हूँ, ये आप भी जानते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो भी जानते हैं। मेरा निवेदन है, आप जो मेरे नाम के नीचे टेलीग्राम t.me/dgp इंडिया है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत और नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ एक साथ अभी 40 मिनट में अब हमने बात करी है, कुछ नई चीज़ें आएंगी दिमाग में, जो नई चीज़ सोचूंगा मैं और एक्सप्लोर करूंगा। फिर मैं वो चैनल पे तो नहीं बोल सकता, बार बार अवनीश जी को तो नहीं बोलूँगा आ जाओ भाई, तो उसके बाद फिर मैं अपने चैनल पे लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर आप ज्वाइन करें, उस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, सिर्फ नाम के नीचे ही नहीं बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सबसे ऊपर गौरव जी के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप सीधे वहां से क्लिक करके उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय बंगाल। जय बंगाल।